नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। जैसा कि आप लोग से मैंने वादा किया था कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव का मैं पार्ट बी लेके आऊँगा और ये आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत भी है। इससे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। यहाँ पे जितने भी पाठ यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं उस सब का PDF आपको इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आइए अब हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब की बार सीटेट पार्ट 2022 पार्ट बी आप लोग के सामने प्रस्तुत है। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए महत्व। यहाँ कह रहा है बालकों में आनुवांशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में शिक्षा के महत्व में क्या क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा आप लोग को। पहला बिंदु कहता है बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना है। मैंने पहले भी एक बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इन तत्वों में से किसी भी एक तत्व का कमी होगा तो बालक का समाज में वह बालक पिछड़ा बालक कहलाएगा, क्योंकि उसकी मस्तिष्क उस तरह का विकास नहीं हो पाएगा। आइए हम लोग दूसरे बिंदु की ओर अग्रसर होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों पहलुओं महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर बालक की आनुवांशिकता काफ़ी अच्छी है परंतु उसे नहीं मिल पाया तो उसका शैक्षिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। यदि बालक की आनुवांशिकता की दृष्टिकोण से निम्न तथा पिछड़ा हुआ है परंतु उसे यदि एक अच्छे वातावरण जैसे अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा दी जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से उसका विकास भी उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। आइए इस बिंदु पर एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ति करने के लिए आनुवांशिकता वातावरण दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर बालक की आनुवांशिकता काफ़ी अच्छी है परंतु उसे नहीं मिल पाया, ठीक है, मान लीजिए कि उसका विकास जो है यहाँ पे उसका शरीर का बनावट, बुद्धि की प्रक्रिया सब चीज़ सही है, लेकिन सही वातावरण अगर नहीं मिल पाए उसको तो उस बालक को पिछड़ा हुआ बालक हम लोग कहेंगे। मैंने पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुका हूँ कि बच्चों को सबसे पहले वातावरण और शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, नैतिकता का भावना होना चाहिए। अगर इन तत्वों में से अगर किसी भी तत्व का अगर नहीं होगा तो बालक पिछड़ा बालक कहलाएगा। इसी बात के लिए यहाँ पर उसके बाद भी इसको अगर जैसे कि अच्छे स्कूल में अगर शिक्षा दीक्षा भी दिया जाए तो
उसका विकास नहीं, पूर्ण रूप में विकास नहीं होगा। कुछ प्राकृतिक प्रवृत्ति ऐसी हैं जिनका वातावरण के माध्यम द्वारा काफ़ी हद तक विकास नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कितना भी हम शैक्षिक वातावरण को उन्नत क्यों न कर दें, सभी बालक को वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर का चित्रकार, प्रशासन नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे इस बिंदु पे इस बात की ओर हमें चर्चा करना पड़ रहा है कि किसी बालक का बौद्धिक विकास पर ही हम उसके कार्य करने के जबरदस्ती उस बालक को हम नहीं कर सकते हैं। उसके बुद्धि लब्धता से उसका विचार, उसके शैक्षणिक योग्यता पर ही आधारित किया जा सकता है। हम लोग चाहेंगे किसी बालक को अगर डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए, तो उसे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका वातावरण अगर उस तरह का माहौल अगर नहीं मिलेगा तो। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण शिक्षकों के लिए महत्व। अब यहाँ पे हम लोग, पहले हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम लोग शिक्षकों के लिए महत्व, शिक्षकों के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग एक बिंदु को समझ लेते हैं। शिक्षक हम लोग किसे कहेंगे। मैंने यह शब्द को अपने शब्द में मैंने किया है। शिक्षा का अर्थ होता है शिखर तक ले जाने वाला। ठीक है, छ का अर्थ होता है क्षमा करने वाला। क का अर्थ होता है कमजोरी को दूर करने वाला। ठीक है, यहाँ मैंने आपको शिक्षक का मैंने अपने तरफ से इस शब्द को मैंने बनाया है। यहाँ शिक्षा का अर्थ आप लोग समझ गए। श का अर्थ है आइए अब हम लोग शिक्षकों के लिए बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। वातावरण की जानकारी महत्वपूर्ण है। जागरूक एवं अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यकता होता है कि वे बालकों की आनुवंशिकता एवं अन्य जैव गुणों की परिचित हो जाए तथा उनके घर परिवार एवं सामाजिक वातावरण जिसमें वे रहते हैं उसे भली भांति अवगत हो जाएं। बालकों के बौद्धिक विकास, समायोजन तथा अनुशासन संबंधी समस्याओं को शिक्षक स्वयं हल कर सकने में समर्थ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस बिंदु पर जरा गौर करिएगा। शिक्षक के लिए बालकों का अनुशासन, आनुवंशिकता तथा वातावरण की जानकारी का रखना। मान लीजिए शिक्षक किसी ऐसे समाज में रह रहा हो जहाँ पे दिव्यांग बच्चा है या मंद बुद्धि का बच्चा है। शिक्षक में उस बालक को उस विद्यालय में वो जाता है तो उस पर विशेष रूप से वह शिक्षक ध्यान देगा। उसको उस पाठ का जो भी उसको पाठ मिलेगा, जो भी उसको कार्यशाला इसमें जो भी उसको विद्यालय से उसको होमवर्क मिलेगा,
उस होमवर्क में अगर बच्चे को कठिनाइयाँ आ रही हैं तो वह शिक्षक उसको भली भांति जानता है कि हाँ ये बच्चा इस तरह के कमज़ोर है, लेकिन उसको कमजोरियों को यहाँ पर दूर करने के लिए वो लड़का क्या करे, वो शिक्षक क्या करेंगे, उसको वह उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक बालक स्कूल में इसलिए दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसे असामान्य ग्रंथि अथवा हो सकता है अवस्था हो सकता है, ग्रंथि अवस्था हो सकता है। वह इसलिए भी दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि एक ऐसा परिवार से आता है जहाँ तौर तरीके कभी सिखाया ही नहीं गया हो। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आप किसी विद्यालय में पढ़ाने गए, आप सभी लोग टीचर तो हैं ही, आप किसी विद्यालय में पढ़ाने गए, नया लड़का आया आपके स्कूल में, तो नया लड़का आया, छोटा बच्चा आया, आप उससे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो वो आपको अपशब्द भाषा में अगर कुछ प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो या आप उसको जांच करिएगा ना कि ये लड़का ऐसा अपशब्द क्यों बोल रहा है, ये तो गांव का लड़का है, ये अच्छे समाज का लड़का नहीं है, ये गंदे समाज से आया है, तो ये सब चीज़ का है, या नहीं तो इसका परिवार जो है वो जो है वहाँ का रहन सहन का जो तरीका है वो कुछ ऐसा ही है जिसके कारण से इसका ऐसा वातावरण और प्रभाव इसको मिला है। आइए अब हम लोग अगले बिंदु को और बढ़ते हैं। वर्ग में एक बालक कुछ सीखने में इसलिए असमर्थ हो सकता है क्योंकि उसमें उपयुक्त विटामिन की मात्रा पर्याप्त नहीं है या वह ढंग से सीखने के लिए प्रेरित भी नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ कहने का अर्थ है कि मान लीजिए किसी बालक को कि कोई बीमारी से ग्रसित है वो, ठीक है, उसका शिक्षक उसे कोशिश कर रहा है कि नहीं उसे अच्छा वातावरण, उसे अच्छा पढ़ाया लिखाया जा सके, लेकिन वह ढंग से सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता है क्योंकि उसका शरीर ही उस तरह का अलाउ नहीं कर रहा है वो बच्चे का, जो सही ढंग से वह पढ़ सके, अपना ऐसा कार्य कर सके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे विटामिन का कर, अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे में वो विद्यालय के लिए अगर वह जाता है, मान लीजिए उसके आँख का कमजोरी हो गया तो उसके विटामिन ए की कमी हो गई है, तो वो उसके लिए उसको चश्मा लगा रहा है, ज़्यादा हाई पावर का चश्मा लगा के इस चीज़ का करना पड़ रहा है, तो वो असमर्थ है अभी पढ़ने के लिए। तो असमर्थ है तो उसको समर्थ करने के लिए शिक्षक कितना भी अभी प्रयास करेगा तो वो बालक को अगर उस पर विशेष ध्यान टीचर अगर नहीं देगा तो वो तो समाज से वो तो पिछड़ा लड़का हो जाएगा ना, है कि नहीं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट अगले बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि शिक्षक को बालक की आनुवांशिकता एवं जैविक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो तथा साथ यदि वह पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से भली भांति परिचित हो तो वह इससे स्वयं ही शिक्षार्थी के कई समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। देखिए, इस बिंदु में क्या कह रहा है, अगर जो भी शिक्षक हैं उनके समाज में, उनके विद्यालय में अगर मान लीजिए कि कोई विशेष लड़का आया, विशेष तरह का मानिए कि उसमें मंद बुद्धि का लड़का आया या दिव्यांग लड़का आया, तो वो टीचर वो जान रहे हैं कि हाँ इसको वो पढ़ने में भले तेज हो, मैंने मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है, उसके शरीर से वो असमर्थ है लेकिन वो पढ़ने में ठीक है, तो वो टीचर अगर जान रहा है कि हाँ इसको ऐसा पढ़ाया जाए तो इसका जो IQ लेवल है वो अच्छा है, तो वो टीचर क्या करेगा, उसको प्रोत्साहन करेगा, उसको मैंने उसके समस्या का समाधान करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसी के बारे में, यह बिंदु के बारे में यहाँ पे
चर्चा किया गया है। आइए अब हम लोग अगले बिंदु को ओर बढ़ते हैं। शिक्षक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करके शैक्षिक वातावरण को उन्नत बना सकते हैं, जिसका प्रभाव बालक के समन्वित विकास अनुकूल पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम लोग स्कूल में वार्षिक महोत्सव मनाते हैं। इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों में एक प्रतियोगिता का भावना रख के उसमें तरह तरह के बच्चे को अंदर जो भी चीज़ है मैंने वो खुल के वो कर सकता है, उसके लिए वहाँ पर प्रोत्साहन हम लोग कर सकते हैं। कि कोई स्टेज पर अच्छा से गाना गा सकता है, कोई राष्ट्रीय गीत गा सकता है, कोई मैंने गांधी जी या नेहरू जी के बारे में वहाँ पर वो रोल कर सकता है। ठीक है, इस तरह शिक्षा का क्या हुआ, इस तरह का करके शिक्षक क्या कर रहा है विद्यालय में? बच्चे का जो भी अंदर का जो भावना है उसको वो प्रकट कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले बिंदु को ओर बढ़ते हैं। अगला आप लोग का टॉपिक है अर्थ एवं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। हम लोग सबसे पहले वातावरण के बारे में हम लोग जानेंगे। वातावरण क्या होता है? वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण हम लोग का क्या है? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। ठीक है, आइए अब इस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण जो है दो शब्द से बना है, परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक, आवरण का अर्थ होता है ढकना, मैंने चारों ओर से ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला। प्राणी या मनुष्य जलवायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण, यहाँ देखिए एक न छूट गया है आज, ठीक है मैं इसको कर दूँगा, निर्माण करता है। इससे वातावरण पोषण के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग वातावरण पोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण का अर्थ है पर्यावरण से है। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, दो शब्दों में बांटा गया, परि एवं आवरण। इसके मिलने से परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होगा चारों ओर से घेरने वाला। प्राणी, अब देखिए चारों ओर से घेरने वाला। हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ में क्या क्या है? वहाँ पे हमें नदी है, पहाड़ है, तालाब है और अनेक प्रकार के प्राकृतिक सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं। ठीक है, हमें वातावरण को शुद्ध पर्यावरण हम लोग को बना के रखना है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। अपने सवेरे दैनिक कार्य में हम लोग साफ सफाई करके रखते हैं। जहाँ पर खाली स्थान है, कभी हम लोग का हुआ तो वहाँ पे नीम का पेड़ लगा दिए, फिर उसके बाद आम का वृक्ष लगा दिए, फिर आंवला का वृक्ष लगा दिए। अपने घर में छोटा सा भी अगर कहीं जगह हो तो वहाँ पर
अमरूद का पौधा लगा देते हैं। ठीक है, यह सब कार्य करना चाहिए। प्रकृति के साथ अगर हम लोग जुड़ के अगर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए हमारे लिए यह पर्यावरण में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, वातावरण का प्रभाव। अब देखिए, वातावरण का प्रभाव हमारे सामाजिक, शैक्षिक, आनुवंशिकता के रूप में, वातावरण के रूप में हमें कैसे हम लोग को प्रभावित करता है। इसके रूप में आइए हम लोग शारीरिक अंतर का प्रभाव, वातावरण को प्रभाव करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शारीरिक अंतर का प्रभाव, इस पर आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग का शारीरिक लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वातावरण का जो प्रभाव है, शारीरिक अंतर का प्रभाव भी पड़ता है। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग के कद छोटे होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग के शारीरिक लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है, देखिए आप लोग के ईवीएस में इस तरह के सवाल आपके बनेंगे। पूछे यह जो यहाँ जो हम लोग जब देख रहे हैं, कहाँ के लोग छोटे होते हैं, कहाँ के लोग गोरे होते हैं, सुडौल शरीर वाले लोग होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको ईवीएस के पेपर में भी मिलेगा। सीडीपी में तो है ही, ईवीएस के क्वेश्चन में भी आप लोग को मिलेगा ये चैप्टर का। ठीक है, इसको ज़रा सा आप लोग गौर से ध्यान से पढ़िएगा। आइए अब हम लोग दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव। कुछ प्रजातियां बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ प्रजाति बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। मान लिया जाए यहाँ पर कुछ लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी। उस तरह का अगर माहौल आदमी को अगर मिलेगा, उस वातावरण में 10 आदमी के साथ में वो रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक है ना कि उनका रिजल्ट बनेगा, है कि नहीं। अगर वह तैयारी कर रहे हैं लेकिन वह उससे जुड़े हुए नहीं हैं, उस सारे लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वातावरण जो है, इसका सीधा संबंध उसके श्रेष्ठ शैक्षिक से है। ठीक है, मान लिया जाए, दूसरे शब्दों में हम इसका एक उदाहरण आपको ये करेंगे। मान लीजिए किसी के पिता बहुत विद्वान हैं, वो संस्कृत के पूरा आचार्य हैं, सब चीज़ है, ये सब चीज़ का है, सब चीज़ वो बहुत बढ़िया है। क्या उनका लड़का उस तरह का शिक्षा अगर नहीं मिले तो क्या वो लड़का उनके जैसा हो पाएगा?
आप ज़रा ये बताइए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह उस तरह का माहौल शिक्षा उनको उस तरह का नहीं मिला है। ठीक है, मान लीजिए एक और मैं उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं, क्या जितनी उपलब्धियाँ उनको मिली है, क्या उनके 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 लड़के को उतनी उपलब्धियाँ मिली हैं? ज़रा इस बात पर गौर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशागत ना होकर वातावरणीय पर होता है। ठीक है, आइए अब हम ये हमको तो लगता है ये यहाँ जो प्रजातीय श्रेष्ठता का प्रभाव जो है ये आप सही ढंग से समझ पाए होंगे। तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलता है, जिसमें निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर मैं गहन चर्चा में करना चाहूँगा। आप जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, कोई मैंने निर्धन लड़का है, उसको उतना आर्थिक सपोर्ट भी अगर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको पढ़ने की लालसा है, उसमें लगन है, तो वह लड़का अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएगा। ठीक है, अपने आसपास के माहौल में ऐसा देखिएगा, इस तरह के बहुत सारा के उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं यहाँ एक बात को आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर विद्यार्थी में वह लगन है, उसे पढ़ने का लगन है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। वह शिक्षा को उस तरह का ग्रहण करेगा ही करेगा। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने वो ठान लिया है कि नहीं मुझे यूपीएससी ही निकालना है तो निकालना है, वह उसका अटल और दृढ़ विश्वास है, वह एक दिन ना एक दिन वो उस लक्ष्य को पा ही लेगा। समझे? यह व्यक्तित्व का प्रभाव को हम यहाँ पे इसको समझाएं आपको। मुझे लगता है कि आप लोग का यह टॉपिक समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं, मानसिक विकास पर प्रभाव। वातावरण का प्रभाव में मानसिक विकास का प्रभाव कैसे पड़ता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, यह बात नदियों किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध हुआ है। देखिए, गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, उनका मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उन्होंने यह बात नदी किनारे रहने वाले बच्चे का अध्ययन करके बोला था। सही बात है। अगर मान लीजिए गांव का बच्चा है, अगर वो विद्यालय अगर नहीं जाएगा तो उसका क्या, वो गंदे समाज में रहेगा तो उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी पर यह बिंदु मानसिक और विकास का प्रभाव बताता है। आइए अब हम लोग पांचवी बिंदु की ओर बढ़ते हैं।
बालक पर बहुमुखी प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। यह वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरन का एक जंगली बालक के उदाहरण से किया जा सकता है। देखिए, किया जा सकता है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था। कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष की थी। उसकी आवृत्ति पशुओं सी हो गई थी। उसे उसके समान ही हाथ पैर पर चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। उसे मनुष्य के समान बोलने और विचारने की शक्ति नहीं थी। उसको यहाँ देखिए, यहाँ पे उसको होना चाहिए था। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने का प्रयास विफल हुआ। अब देखिए क्या हुआ। एरंड, एक मिनट, बच्चे का नाम जैसा पढ़ने में एक बार। एवरॉन का जंगली बालक। एवरॉन नामक एक बालक था जो जंगल में, वो जब पैदा हुआ तो कुछ भेड़िए ने उसको क्या किए, जंगल में लेके चले गए। उसके बाद कुछ शिकारियों ने उस लड़के को पकड़ा, जब उसका उम्र था 11 से 12 वर्ष का था। उसकी आवृत्तियाँ, अब वो तो जंगल के समान में रहा, तो वहाँ पर वो चलना फिरना, वो पशुओं के साथ ही सब चीज़, मैंने वहाँ का व्यवहार वो किया। अब उसका हाथ पैर से चलना, उसका कच्चा मांस खाना, ये सब चीज़ करना, ये सारी एक्टिविटी वह जानवर जैसा ही व्यवहार कर रहा था। अब उसको अगर चाहे आदमी को सुधारने के लिए, तो वो उसे शिक्षित सभ्य बनाना चाहे तो बन पाएगा? यह संभव नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, वातावरण संबंधी कारक के बारे में। वातावरण संबंधित कारक के बारे में पहला है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। क्या आती हैं? प्राकृतिक आती, जो हमारे आसपास में नेचुरल उपलब्ध हैं, जैसे हवा है, पानी है, फिर उसके बाद आपका पेड़ है, पौधा है, ये सब जो है भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। ठीक है, मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है? मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठंडे प्रदेश के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। आइए अब हम एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं। भौतिक कारण क्या होगा? देखिए, पहले हम लोग बिंदु पर चर्चा किए कि मान लीजिए कि पहाड़ी वाला लड़का हो, पहाड़ी क्षेत्र में अगर लड़का होगा तो वहाँ पे क्या होगा? उसका हाइट छोटा होगा। इसका उदाहरण में आप देख लीजिएगा, जितने भी हमारे इस धरती पर जितने भी ऊंचे स्थान हैं, जैसे पहाड़ी इलाके में है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए नेपाल के लोग आपके एक जैसा एक बराबर आपको मिलेंगे। वो तराई क्षेत्र में हो चाहे जितने भी सब क्षेत्र में हो,
वहाँ का थारू लोग सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलेगा, जो पहाड़ी लोग हैं। गोरे होंगे, चिकटे होंगे, अपने सब चीज करके होंगे, ठीक है। वो सर्दी वाले इलाके में रहते हैं और उनका स्वभाव भी नरम रहता है। ये सब चीज़ को उनमें धैर्य और सहन शक्ति की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग वही इसके ठीक विपरीत क्या होता है, जहाँ पे गर्मी वाले जो लोग जो रहते हैं वो लोग थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, आक्रामक स्वभाव के रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अफ्रीका के ले लीजिए, ठीक है। वहाँ के लोग क्या होंगे, लंबे लंबे तो होते हैं, हम सब चीज़ करके काले होते हैं, सब चीज़ होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं। याद रखिएगा, ये आपको ईवीएस में भी क्वेश्चन बन रहा है और ये सीडीपी में भी क्वेश्चन बन रहा है। मैंने हर बार आप लोग को बताया है कि सीटेट में जो है शब्दों का खेल है, शब्द को पकड़िएगा, शब्द का अर्थ जानिएगा, सीटेट पार हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा ये सब चीज़ का नहीं है। ध्यान से पढ़िए, चार्टर पर आप लोग थोड़ा सा करिए, ध्यान दीजिए। और आगे जो है आप लोग का भी इसका भी मैं एमसीक्यू में लेके आऊँगा आगे इसमें। आइए अब हम लोग दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। सामाजिक कारण क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो सही बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपरा, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक आंतरिक क्रिया और संबंध है जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं, ठीक है। सामाजिक कारक क्या है। अब समाज में रहेगा तो उसको सब क्रियाकलाप करना पड़ेगा, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे जो हिंदू लोग हैं वो लोग इसमें पूजा पाठ करवे करेंगे, जो मुस्लिम लोग मस्जिद में जाएंगे ही जाएंगे। इस तरह का उन लोग का रीति रिवाज जो परंपरा बनी हुई है उसका वो लोग निभाते हैं, करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आर्थिक कारक भी है। अर्थात धन की सुविधा ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। इसलिए मनुष्य की शारीरिक विकास होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम लोग इस टॉपिक को बढ़िया से समझते हैं। आर्थिक कारक क्या है। आर्थिक कारक का मतलब केवल धन से नहीं है, उसके साथ जो है हम लोग उपभोग करने के लिए पौष्टिक आहार हम लोग अगर नहीं लेंगे तो हमारा जो शरीर का जो है सही से विकास नहीं होगा। बालक पर सही विकास नहीं होगा, बौद्धिक का सही विकास नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को तो खाना पीना तो है ही, साथ में पौष्टिक आहार हम लोग को लेना अनिवार्य रूप से है। पौष्टिक में पालक हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, दूध अंडा, उसके बाद चावल हो गया, फिर उसके बाद दाल हो गया, उसका मीट हो गया। यह सब पौष्टिक आहार हम लोग को लेना अनिवार्य है। अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यह टॉपिक आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह अंतिम टॉपिक है आप लोग का। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। क्या कह रहा है? सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार
इत्यादि हमारे संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जिन्हें संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमति है, उनका विकास ठीक ढंग से होता है। लेकिन यहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है, उससे उसके समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। अब आपको हम कुछ इस पर हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, सांस्कृतिक कारक क्या है कि हम लोग का पूजा पाठ से लेके है, ठीक है। कहीं पर कुछ अगर अंधविश्वास है, जैसे भूत प्रेत बाधा की सब चीज़ के बारे में अगर उस जगह पर वो स्थान पर किसी का ये सब चीज़ का है, तो वहाँ पे जैसे कि किसी लोग का डायन कर देता है, जब कुछ भी सब चीज़ का करता है, शब्द का यूज करता है लोग अपने ये सब चीज़ में, तो ये उसमें क्या होगा, उस शहर का विकास, उस जगह का विकास होना बड़ा मुश्किल है, जल्द से जल्द नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए, आप लोग को एक जो शब्द था वहाँ पर मैंने बीच में एक बार रिपीट किया भी था, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ होता है श से शिखा तक ले जाने वाला, छ से क्षमा करने वाला, क का अर्थ होता है कमजोरी को दूर करने वाला, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है, और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जम के सीटेट क्लास, आदित्य सीटेट क्लासेस में भाग लीजिए, अब की बार सीटेट पार। थैंक यू।